Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are doing well. I am going to start lecture number 1 for second year chemistry. बेटे आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 के लिए कुछ बेसिक लेक्चर बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। और आज को जैसे आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा, ये ट्रेंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास ये टॉपिक इससे पहले मैट्रिक में भी पढ़ा जा चुका है और इससे पहले ये हमने टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया है, लेकिन आज इसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे। जैसा कि आपके सामने मैंने ये एक टेबल बोर्ड पे पहले से बना के रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। और ये पूरे चैप्टर के हिसाब से, किसी भी पीरियड के हिसाब से, किसी भी ग्रुप के हिसाब से जो ट्रेंड है वो मैं एक ही लेक्चर में सारा कवर कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल। अगर कोई आपसे क्वेश्चन किया जाए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी ग्रुप से रिलेटेड या किसी भी पीरियड से रिलेटेड, तो वो बात आपको जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी बेटा, उनमें एटॉमिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह को भी डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन मैं इन सब प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ करूँगा एक ही टॉपिक के साथ, ताकि आपको जो है वो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो फर्दर फील ना हो। सबसे पहली बात जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे वो ये कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर 4 ग्रुप और एक पीरियड, इनको डिस्कस किया जाएगा। ग्रुप 1A को डिस्कस किया जाएगा, ग्रुप 2A को डिस्कस किया जाएगा, ग्रुप 4A और ग्रुप 7A, इनकी प्रॉपर्टीज़ को टिपिकली जो है वो फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाएगा। जबकि हमारे पास इसी चैप्टर में पीरियड 3 एलिमेंट्स को सबसे पहले जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो इस फोकस के हिसाब से मैं आपको जो है वो सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ को डील करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है उसका नाम होता है बेटा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो इट इज़ द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जितना वैलेंस शेल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। जितना वीकली अट्रैक्ट करेगा, ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा। अच्छा, आसानी के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। किसी भी पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, क्या क्या चीज़ें वेरी करती हैं, क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं। बेटा सबसे पहली बात, किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली चेंज होते हैं। अगर पहला ग्रुप होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अगर पीरियड के अंदर देखा जाए तो लेफ़्ट टू राइट एटम के साइज़ में कमी होती है। क्यों होती है वो भी हम देख लेते हैं। जो चीज़ कांस्टेंट है वो है वैलेंस शेल। जितने एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब का जो वैलेंस शेल है वो सेकेंड शेल है। थर्ड पीरियड में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन सब का जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शील्डिंग इफ़ेक्ट थर्ड पीरियड के अंदर जो है वो कांस्टेंट है। शील्डिंग इफ़ेक्ट सेकंड पीरियड के अंदर या किसी भी पीरियड के अंदर शील्डिंग इफ़ेक्ट वेरी नहीं करती, वो कांस्टेंट है। ओके, अब मैं अगर आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करूँ तो बेटे मैं जो पॉइंट है उसको लिखना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि मैं पीरियड 3 एलिमेंट्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपके पास बेटा सबसे पहला एलिमेंट सोडियम है। सोडियम का साइज़ होगा बड़ा, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके मुकाबले में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एलुमिनियम की बात करेंगे तो एलुमिनियम कंपैरेटिवली फर्दर स्मॉल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है। बेटा सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन हैं। सल्फ़र 6 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन 7 और आर्गॉन जो है बेटे आपके पास
ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। ठीक है जी, इसमें आपको शायद यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो, लेकिन मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। लाइक इसका सर्कल मैं बड़ा बनाता हूँ सल्फ़र से। चलें, थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस पड़ रहा है, कोई बात नहीं। लाइक अब ठीक है। और इसमें मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देता हूँ। तो बेटा बात ये है कि लेफ़्ट टू राइट फोर्स ऑफ न्यूक्लियस में इजाफा हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। जितने प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की फ़ोर्स उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। जब न्यूक्लियस की फ़ोर्स में इजाफा होगा तो ग्रेजुअली एटम क्या करेंगे, श्रिंक करते चले जाएंगे, साइज़ में कमी होती जाएगी। तो लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या करते हैं, कम होते हैं। टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम का क्राइटेरिया मैं समझा देता हूँ आपको कि लेट्स से कि अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो बेटा सोडियम में टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो 3। लेकिन जब पोटेशियम की बात करते हैं तो बेटा पोटेशियम पीरियड नंबर 4 में है। और 4th पीरियड का मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में इसके एटम में टोटल जो शेल्स हैं उनकी तादाद है 4। तो 4 शेल्स का मतलब ये है कि अब इसका जो वैलेंस शेल है वो 4th शेल है। यानी अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो डायग्राम के मुताबिक फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड 4th शेल। तो ग्रेजुअली साइज़ बढ़ेगा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अब इन सारी बातों को सामने रखते हुए हम जनरली कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है वो समराइज़ कर लेते हैं। मैं एक डायग्राम यहाँ रहने देता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं बाकी की डायग्राम्स बाद में बता देता हूँ। लाइक ये वाली डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ, 4, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब आपको इस बेसिक डायग्राम से ये सीखना है कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ चेंज कैसे होती हैं। एटॉमिक रेडियस, बेटे एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जितना इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियस उतना ही कम होता जाएगा। जैसे अब आपने देखा कि यहाँ लेफ़्ट से राइट जाते हुए इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज़ या रेडियस में कमी हो रही है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ऊपर से नीचे आते हुए इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, एटॉमिक रेडियस में इजाफा हो रहा है। ठीक है, ये पूरे पीरियड या पूरे टेबल के लिए आपके पास जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है। किसी भी पीरियड में मूव कर लें, लेफ़्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा। ऊपर से नीचे न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, एटॉमिक रेडियस में इजाफा होता जाएगा। फिर है जी आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस को हम थोड़ा सा डिफरेंटली पढ़ते हैं। बेटे आयोनिक रेडियस जो है इसका ताल्लुक़ साइज़ एंड चार्ज ऑफ द आयन के साथ है। आयन्स 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको हम नाम दे देते हैं कैटाइन। एक हमारे पास बेटा होता है नेगेटिवली चार्ज आयन और इसको हम नाम दे देते हैं एनाइन। कैटाइन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और एनाइन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो देखने में ये आया है कि कैटाइन यूजुअली शो स्मॉलर साइज़ देन एटम। नॉर्मल एटम के मुकाबले में कैटाइन्स जो हैं उनका साइज़ छोटा होता है और एनाइन यूजुअली शो लार्जर साइज़ देन नॉर्मल एटम। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियर चार्ज वीक हो जाता है। ये बातें हमने मैट्रिक में भी सीखी थी, 9th में हमें बड़ी डिटेल से पढ़ाया गया था, सोडियम की एग्जांपल दी गई थी। मैं जस्ट रिकॉल करता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। सोडियम में क्या होता है कि वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही सोडियम वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है एक पूरा शेल रिड्यूस हो जाएगा और इसके अलावा आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले से ज़्यादा हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा होगा तो उसका साइज़ उतना ही स्मॉल होगा क्योंकि हमने इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे पढ़ ली है। इसी तरह नेगेटिव आयन में हमने क्लोरीन की एग्जांपल देखी थी। क्लोरीन में आमतौर पर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन और अगर गेन कर लेगा
तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, न्यूक्लियस का होल्ड यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। रिज़ल्ट क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। वही एलिमेंट जो पहले नॉर्मल साइज़ का था नेगेटिव आयन में, वो लार्जर साइज़ के अंदर तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। जनरली पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है? अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखूं तो बेटे ये ट्रेंड बनता है हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ओके, पहले हम पीरियड की बात करते हैं बेटे। लेफ़्ट से राइट पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। लेफ़्ट से राइट पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जितना आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से, साइज़ कम होने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। सेम यही ट्रेंड आप फॉलो करते हैं। किस वक्त फॉलो करते हैं? कि जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की, जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। बेटा ये तीन आपके पास ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ इसी ट्रेंड के साथ चेंज होती हैं इन द पीरियड। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा जाए, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जाए, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए, तीनों केसेस में आपके पास ट्रेंड यही रहेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जितना साइज़ कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लाइकवाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ग्रुप में आ जाएं, टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ रहा है बेटा, एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी, इन्वर्स है। इसी तरह हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे जाते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम होता है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। ऊपर से नीचे जाते वक्त एक और प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, आप गेस कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अलावा एक और प्रॉपर्टी जो ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ रही है, वो कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं कि ये शील्डिंग इफेक्ट की प्रॉपर्टी है। शील्डिंग इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है कि जो आम तौर पर नंबर ऑफ़ शेल्स के साथ रिलेट करता है। यहाँ पे टोटल 3 शेल हैं, अंदर वाले 2 शेल क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। यहाँ पे 3 शेल हैं, ये चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। यहाँ पे 4 शेल हैं, ये 5वें शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। यानी अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी कोशिश ये है कि ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिपेल करें। इस फोर्स को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब ऊपर से नीचे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा फोर्स उतनी ही वीक होती जाएगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी। सेम प्रॉपर्टी सेम वेरिएशन। ओके, ट्रेंड्स के अलावा जो एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और वो पेपर का हिस्सा भी होता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। बेटा क्वेश्चन ये है कि वाई एल्यूमिनियम एंड सल्फर शो लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस रिस्पेक्टिवली। ये बेटे सबसे अहम सवाल है, आपके पेपर का हिस्सा होता है ये, आप इसको याद रखेंगे। ट्रेंड क्या होता है और एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन ये हैं कि अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएं, जैसे मैंने अभी आपको कहा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफा होगा। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बेटे ऐसा नहीं होता। रियलिटी क्या है? रिज़ल्ट्स ये बताते हैं कि हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से जो है वो प्रोसीड करता है। उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ इस साइड पे नज़र आ रहा होगा। इसमें वैल्यू क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम। होना ये चाहिए कि एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो, लेकिन ये कम होती है। सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फ़र की भी
वैल्यू ज़्यादा होने की बजाय कम होती है, क्लोरीन एंड आर्गॉन। हमने सिर्फ फोकस करना है कि ये दो हिस्से जो हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जवाब क्या होगा जी इसका बेटा, आंसर देख लेते हैं। बेटे आंसर में जाने के लिए आपके पास बहुत ही आसान बात है, आप फोकस करेंगे इन दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके मुकाबले में बेटे आप अगर एलुमिनियम को फोकस करें तो एलुमिनियम की कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अच्छा जी, अब अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट ईयर में कन्फिग्रेशन में पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हों तो ये कम्प्लीटली फिल्ड शेल कहलाएगा, और कम्प्लीटली फिल्ड शेल जो है बेटे ये स्टेबल शेल होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीटली फिल्ड हों तो ये पार्शली फिल्ड कहलाएगा, और पार्शली फिल्ड शेल जो होता है ये आमतौर पर लेस स्टेबल होता है। तो मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन यानी मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन एलुमिनियम के केस में यहाँ वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पी सब शेल ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, लिहाजा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। ओके जी, इसी तरह से आपके पास फास्फोरस और सल्फ़र की एग्जांपल है। फास्फोरस के केस में वैलेंस सब शेल जो है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, हाफ फिल्ड सब शेल जो होते हैं ये भी आम तौर पर स्टेबल होते हैं, और सल्फ़र जो है वो आपके पास आम तौर पर पार्शली फिल्ड है, उसके पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो अनस्टेबल है। सल्फ़र जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से फास्फोरस और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, जबकि सल्फ़र और एलुमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। और इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो बेटे आज के लेक्चर के लिए ये सब कुछ काफ़ी है। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, लेकिन आप इसको जो है वो अच्छी तरह से रिकॉल कर लें। इंशाल्लाह आपको इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।